वक्त आएगा कि लाहौर डूब जाएगा और ये जो शाही किला और डाउनटाउन है ये भी खतरे में है। मुझे पंजाब के दोस्तों ने बहुत गालियां दी कि पानी तुम्हारा पाप लाएगा, और ये रावी हम इतने सालों से देख रहे हैं, ये तो गंदा नाला है, यहाँ तो कभी इतना पानी आएगा ही नहीं। फेज 6-8 है कराची में, वो भी सुनामी की जद में आ जाएगा, कराची सारे में सुनामी आ जाएगा। लेकिन अगर एहसान इकबाल साहब को इल्हाम हो गया है कि अभी 4-5 और इस तरह के सैलाब आएंगे, तो 2030 भी नहीं, 2060 तक भी पंजाब पीछे जा सकता है। अगर आप हिंदुस्तान को और मोदी साहब को सबक सिखाना चाहते हैं, उनसे कहेंगे जी हम सारे दरियाओं में आईनी दीवारें खड़ी कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सज्जाद जी अनवर। वाले। और हमारे आज के गुफ्तगू के इस एपिसोड में जनाब मसूद लोहार साहब कराची से हमारे साथ हैं। मसूद लोहार साहब जो हैं वो दरियाए सिंध के हवाले से या नहरों के हवाले से जब भी कोई बहस होती है तो हम उनको देखते हैं, वो सिंधी लिटरेचर, आर्ट और सिंधी जो इको है, जो उनका समंदर है, उसके बारे में बहुत हसास राय है उनकी। और वो पंजाब के बारे में भी गाहे बगाहे कुछ सजेशंस देते रहते हैं, हमें भी कुछ मशवरे देते हैं कि हम अपने इकोसिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई दफा कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हम पंजाबी दोस्तों को बाज़ औक़ात पसंद नहीं आती, और कुछ पंजाबी दोस्तों की कुछ कहानियां ऐसी और बदतमीजियां ऐसी होती हैं कि वो उस पर हर्ट हो जाते हैं, मसूद लोहार साहब भी और दूसरे सिंधी भी। तो ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस की एक बहस होती है, ये तो हर तहजीब दूसरी तहजीब के साथ चलती रहती है। लेकिन मसूद साहब को आज हमने इनवाइट किया कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल जिससे हम गुजर रहे हैं, ये जो फ्लड है खास तौर पे, इसके बारे में मसूद साहब ने कुछ बातें की हैं। मैं उनकी वजाहत आज उनसे लूंगा। मसूद साहब, वेलकम टू दी शो। आपने कहा कि एक वक्त आएगा कि लाहौर डूब जाएगा और ये जो शाही किला और ये जो डाउनटाउन है ये भी खतरे में है। तो ये आप कैसे समझते हैं? देखिए, मैंने 29 जुलाई को मुझे एक टीवी चैनल ने बुलाया था, और उन्होंने मुझे कहा था कि जी आप खुल के बोलिएगा, आप क्लाइमेट के हवाले से और बारिशों के सैलाबों के हवाले से। जी। तो मैंने उसमें कहा, उस वक्त कोई बारिश वारिश नहीं थी, न कोई फ्लड थी। तो मैंने उसमें कहा कि भाई रावी का जो रावी के अंदर, रूडा के अंदर जो बनी है कॉलोनीज, वो सारी डूब जाएंगी और छतों तक पानी आ जाएगा। तो ये किस डेट पे उस वक्त आपने बात की थी? सॉरी, ये आपने जून में कोई बात की थी, बता, जुलाई में या जून? जुलाई के एंड में की थी, लेकिन ये कि उस वक्त यहाँ पंजाब में कोई सैलाब वगैरह नहीं था, अच्छा अच्छा। और ऐसी कोई सूरत नहीं थी रावी में। हम्म। तो मुझे पंजाब के दोस्तों ने बहुत गालियां दी कि पानी तुम्हारा पाप लाएगा, और ये रावी हम इतने सालों से देख रहे हैं, ये तो गंदा नाला है, यहाँ तो कभी इतना पानी आएगा ही नहीं। हम्म। तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा ठीक है। हम्म। फिर वो जो कुछ हुआ वो आपके नजर आया, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने लाहौर से फिर फोन किए कि जी वो आपने कैसे बताया। काफी इदारों ने भी कॉन्टेक्ट किया। तो मैंने कहा यार, जादू हमारे पास भी नहीं है कि हमें कोई इल्हाम हो गया कि आएगा। हम पैटर्न देख रहे थे क्लाइमेट का, जो इंडियन पंजाब में है, पूरा कश्मीर जम्मू में, या हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या हिमालयन रीजन जितना भी है, इवन हमारे साथ जो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह भी है। तो नजर तो यही आ रहा था कि इस दफा जो है ओवरफ्लो होंगे दरिया। हमारा तो पर्सनल मेरा बिलीफ ये है कि ये दरिया आप बंद कभी नहीं कर सकते, बेशक 50 साल गुजर जाए, ये आ जाएंगे। तो उन्होंने जो है वो आ, जब ये आ गया तो हमने फिर ये बताया कि भाई जो सतलुज है वो हाकड़ा तक आ जाएगी। हम्म। और मेरी तो वीडियो रिकॉर्ड पे है, मैंने कहा कि मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर के दोस्त जो हैं वो ख्याल पकड़ें। अभी आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ में बहुत बुरी लोग सूरत बहुत हाल तंग है। हैं। बहुत बुरी सूरत है, वहां के चार तो दरियाओं ने हिट कर दिया उनको, जो चिनाब ने, रावी ने, सतलुज ने और दरिया सिंध ने। वो देखिए, वो सिंपल बात है कि मुजफ्फरगढ़ या ये जो एरिया है, ये है पंज नदियां, सारी नदियां हर तरह से मिला मिला के आ जाती हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, जब इतना पानी आ रहा है, और अपस्ट्रीम रावी में अगर इतना पानी है, या अपस्ट्रीम इंडिया वाली साइड पे बयास और सतलुज और इसमें जो है रावी में आ गया है, तो डेफिनेटली यहाँ आएगा अल्टीमेट। तो इस दफा, इस वक्त, आज की डेट में जो है वो जो मैं खबरें देख रहा हूँ कि मुजफ्फरगढ़ के एरिया के बहुत हालात खराब हैं।
फिर दूसरी साइड पे वो चनाब में जो जिस तरह की तुगयानी है और जिस तरह के डिसीजंस वहां के इरिगेशन डिपार्टमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट ने लिए हैं कि जिस तरह वो बंद तोड़ रहे हैं और जिस तरह का पानी को जहां तोड़ना चाहिए वहां नहीं तोड़ रहे, जहां तोड़ रहे हैं वहां जरूरत नहीं है। तो तो ये अब तो आप मुल्तान के समझते हैं लिए भी मैंने उसी। कि मैनेजमेंट में मिसमैनेज हो रहा है ये सारा कुछ। आपका जो ओवरव्यू है ना, एक इकोलॉजी के हवाले से या क्लाइमेट चेंज के हवाले से, या वो मुझे काफी ज्यादा एंटी डेवलपमेंट लगता है। आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो आपने कहा जी कि ये जो एमआर है जो, और जो फेज 6-8 है कराची में, वो भी सुनामी की जद में आ जाएगा, कराची सारे में सुनामी आ जाएगा। तो लेकर ये जो कंस्ट्रक्शन हैं दरियाओं के ऊपर या समंदरों के ऊपर, वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हुई, वो पूरी दुनिया में होती हैं। पूरी दुनिया में लोगों ने इन किनारों को, साहिलों को खूबसूरत एक तामीरात के साथ सजाया हुआ है। तो ये सारा अजाब पाकिस्तान पे ही क्यों? और आपका ये जो नजरिया है कि दरियाओं के ऊपर और समंदरों के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है, ये एक तरह से हम कब्रें बना रहे हैं, तो इसको जरा थोड़ा इसकी वजाहत करें। ये मुझे जो आम आदमी जो ये चाहता है कि हम भी दुबई की तरह प्लाजे बना लें, हम भी दूसरे मुल्कों की तरह अपने शहरों को दरियाओं के ऊपर ले जाएं और खूबसूरत एक सीनरी हो, उसके खिलाफ है आपका आर्गुमेंट सारा। देखें ये बंद करो जरा सा। सॉरी यार, ये बीच में डिस्टरबेंस आ गई, काट दीजिएगा। हाँ। लेकिन बात यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि ईमार जो है या फेज 8 जो है ये सुनामी का उसको खतरा, सुनामी का खतरा ओवरऑल कराची को है, हाँ। बहुत बड़ा है। लेकिन ये कि सुनामी वंस इन अ वाइल एक डिजास्टर होता है जो एक सदी तक ना आए, जो 5 सालों में आ जाए। लेकिन जो बारिश है वो तो हर साल आती है। हाँ। अब ये जो जगहें मैंने कराची में बताई हैं ये इसलिए नहीं डूबेंगी कि सुनामी आएगी, अल्लाह रहम करे, वो तो वंस इन अ वाइल कोई डिजास्टर आ जाए, अल्लाह उसे हमें बचाए। लेकिन ये कि मानसून तो हर साल आता है, बारिश हर साल आती है। हुआ ये है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पे पानी के निकासी के जो जितने भी आउटलेट्स हैं वो बंद कर दिए। और मैंने 3 साल पहले भी कहा था, बल्कि मैंने 3-4 महीने पहले कहा था कि मलीर और जो लियारी है, दोनों में तुगनी नहीं आई। अभी सब लोग कह रहे हैं कि ये 50-60 सालों के बाद इतनी आई है। और इन्होंने शाहराहें तोड़ दी हैं पूरे। कराची की सब शाहराहें जो हैं मुकम्मल तौर पे बंद थी, फॉर फॉर आई थिंक 1.5 दिन तो बंद थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो डेवलपमेंट इसी को नहीं कहते। हम्म। ये लाहौर जो है हम्म। इसका फाउंडर है श्री राम का बेटा लव। हम्म। और कसूर का जो फाउंडर है वो श्री राम का बेटा है कुश। और लाहौर या कुशहोर उस ऐसी जगह को कहते हैं जो मीठे पानी का पतन होता है, पतन जिसे पता नहीं पंजाबी में या वो सिराइक जी जी, सिंधी में तो पतन कहते हैं। पता नहीं बोलते हम भी। हाँ हाँ। तो 7,000 सालों का रावी के साथ रिश्ता है लाहौर का, कंफर्म्ड। और 7,000 साल का मतलब ये है कि ये प्रीडेट करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। हम्म। तो डेवलपमेंट तो वो भी थी। मोहनजोदड़ो को देखें तो वो तो 2,000 एकड़ पे था। हम्म। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे शहर बड़े थे। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट ऐसी करें जो आपकी डेवलपमेंट को हर साल फिर डेवलपमेंट के लिए तैयार करे। तो ये पैराडाइम जो है ये प्रिवेल सिर्फ पाकिस्तान में करता है। आप ये कह रहे हैं कि और ममालिक में ऐसा होता है, और ममालिक में कभी लोग इससे बेवकूफ नहीं है कि वो दरियाओं के बीच में या टाइडल डेल्टाओं के बीच में मीलों जो है जमीन रिक्लेम करके उस पर हाई राइजेस बनाएं। हम्म। तो हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट ना हो। डेवलपमेंट तो ऐसी हो जिससे गरीब को फायदा हो, हम्म। जिसमें लाहौर के किसी भी आप मुझे स्क्वाटर पॉपुलेशन का कोई नाम बता दें। मैं यहाँ के बता देता हूँ आपको, मच्छर कॉलोनी है यहाँ पे शेरी जना हजरत कॉलोनी है। लाहौर का ऐसा कोई अनप्रिविलेज, मुझे आप जगह का नाम ले लें, अभी अभी नाम लें आप प्लीज। हाँ है। हाँ, काछूपुरा है। हमारा सारा शुमाली लाहौर जो है वो हमारे तो लाहौर की तरक्की साउथ में है। जो सदर्न लाहौर है वो बड़ा डेवलप्ड है,
कुछ सेंट्रल लाहौर अच्छा है जो गोरा बना गया था, जो वॉल्ड सिटी है वो मुगलों की है, लेकिन जो जिसको हम नॉर्दर्न लाहौर कहते हैं ना, वो मिलियंस ऑफ पीपल, स्लम्स, वो एक तरह के स्लम्स ही हैं, कोई प्लान चीज अच्छा। नहीं है वहां पे। हाँ। अच्छा, अब वो जो स्लम्स हैं, हाँ। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, हालांकि मैं उधर गया नहीं हूँ। मैं हम्म। अपनी जो जनरल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की डेवलपमेंट की और सोसाइटी की और हम्म। डायनामिक्स जो है उस वो बता सकता हूँ कि वहाँ जितने भी गरीब लोग रह रहे होंगे बेचारे, हम्म। लोअर मिडिल क्लास के या इवन पुअर क्लास के, बिलो पॉवर्टी लाइन भी, वो सब रेंट के घरों में रहते होंगे। ऑलमोस्ट। डेवलपमेंट वो होती है, डेवलपमेंट वो है जिसमें लोगों के अपने घर हो, बेशक गरीबों का घर हो, अपना हम्म। घर हो, वो रेंट के घरों में रहते हैं। ये डेवलपमेंट यहाँ जो की जा रही है ये इलीट के लिए है। हम्म। 10-10 बंगले हैं, महलात हैं। तो इलीट की डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि इलीट की डेवलपमेंट के लिए हम गरीबों की जो बस्तियां हैं वो उजाड़ दें। अब आप देखें जितने भी लोग जो इम्पेक्ट हुए हैं वो सब गरीब लोग हैं। वो सब किसान, मजदूर, दिहाड़ी वाले, भट्टों पे काम करने वाले, इस तरह के लोग मरे हैं नहीं, वो बात और इस आपकी तरह के दुरुस्त है। लोग मुतासर। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि देखें, माजी में जब ये नहरी सिस्टम नहीं बनाया था गोरे गोरे ने पूरे पंजाब में और हमारे सब कॉन्टिनेंट में, अगर देखा जाए जो भी मैदानी इलाके थे वहां पे एक नहरी निजाम बनाया गया। उससे पहले तो ये जंगल था, बेले थे और दरियाओं के ऊपर बस्तियां थी ऑलमोस्ट। जैसे लाहौर का कहते हैं कि जी शाही कले की दीवार के साथ लाहौर गुजरता था, रावी गुजरता था। और इसी तरह दूसरे भी शहर जो थे वो दरियाओं के ऊपर ही बने थे। और बहुत सारे लोगों ने, ट्राइब्स ने हिजरत करके दरियाओं के ऊपर आके अपने शहर गांव बसाए थे। तो दरिया तो एक लाइफलाइन होते हैं। अगर दरियाओं के ऊपर ये जो हाउसिंग है, ये अलग बात कि कोई एलिट बना रही है या कोई गरीब बना रहा है, लेकिन ये एक पुराना पुराना एक रवायत है, सदियों पुरानी रवायत है। नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता, प्लीज, जी। रिस्पेक्ट नहीं करता। पहली बात तो अगर आप लाहौरी हैं हाँ। तो आपको पूरी लाहौर की ज्योग्राफी का अंदाजा हो जाना चाहिए। एक तो मुगलों के दौर में, हाँ। क्योंकि लाहौर का किला जो है वो कोई ये कोई मुगलों ने नहीं बनाया था, ये उससे भी पहले की पहली जगह है। लाहौर की जो जगह है पर्टिकुलरली, ये वो जगह है जहाँ अब आज भी राम की समाधि है। और यहाँ जो मुगलों ने डेवलप उसको किया है, मॉडर्न डेवलपमेंट मुगलों की है। लेकिन ये कि जो राजा जयपाल था या राजा अनंतपाल जो थे, जिनको सबसे पहले महमूद गजनवी ने यहाँ पे शिकस्त दी थी, और राजा जयपाल का जो अपना मंदिर भी था वो डाउनटाउन लाहौर में अभी भी वो हम मैंने ही डिस्कवर किया था। मैंने पंजाब के दोस्तों को जाके बताया था, वहाँ उसमें लोग अब रह रहे हैं। लाहौर जो है, लाहौर का किला जो है वो लाहौर के बेड में नहीं है, वो लाहौर के बैंक पे है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे कालाबाग शहर जो है वो लाहौर के बैंक पे है, लेकिन वो एलिवेटेड जगह है। कालाबाग का शहर जो है, कोई 1000 साल में एक दफा किसी फ्लड में डूबे तो डूबे, अदरवाइज वहां तो पानी नहीं आता, भले कितनी भी फ्लड आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों में विजडम था, वो कभी भी ऐसी, देखे, एक तो होता है दरिया, फिर होता है आपका कच्चा। कहना है, आपका कहना है कि वल्नरेबल जो किनारे मैं थे। समझ हाँ। हाँ। मैं आपको कैटेगरी समझाता हूँ हम्म। उसकी, हम्म। उसकी जो वो है, जो क्लासिफिकेशन है। हाँ। एक होता है दरिया, हम्म। फिर होता है दरिया का कच्चा। हम्म। ठीक है। और अमूमन दरियाओं के कच्चों में एक एक जगह तक लोगों को पता होता था, और अमूमन वहां पे होते थे अपना जंगलात माहीगीर। होते थे, हाँ या। जंगलात होते थे। हाँ जी। और म्याणी, म्याणी कहते हैं, म्याणी मतलब वो जो मच्छरों की बस्तियां होती थी। मच्छरें हम्म। चूंकि उनकी बोट्स होती थी, वो बिल्कुल। स्विमर्स होते थे, हम्म। तो वो होते थे। और जंगलात होते थे, और कहीं कहीं काश्त होती थी। लेकिन वो काश्त करते थे, सीजनल काश्त करते थे, फिर जब पानी आ जाता चले जाते थे। जी जी जी। अब हमने कच्चा को तो समझ लिया है पक्का, ठीक है ना, वो तो दरिया, वो तो हम दरिया मानते ही नहीं है। जी हाँ, जी जी अगर जी। ऐसा ना होता, हम्म। ये- जो भी अफलातून या जो प्रोफेशनल बैठे थे लाहौर में, हालांकि लाहौर के लोग हमसे तो बड़ा एडवांस्ड हैं, हम तो गंवार लोग हैं सिंध के इधर, तो वो क्या सोए हुए थे जब रूडा बन रहा था? मतलब मेरी आप 3 साल से 4 साल पुरानी वीडियो देखें, मैंने उसी वक्त भी कहा था कि ये आप दुश्मनी कर रहे हो लाहौर के साथ। हम्म। देखें, जब इंसान का हिर्स जो है ना, जो ह्यूमन ग्रीड है, हम्म। जब वो आ जाती है तो फिर कोई चीज नजर नहीं आती। और यही उसका खमियाजा है जो आप भुगत रहे हैं। लेकिन ये तो फिर पूरे मुल्क में है, आपने देखा है कि स्वात और वो ऊपर से लेकर कलाम से लेकर
डाउन स्ट्रीम सिंध तक हमने देखा है देखिए, कि मैं ऐसे बात नहीं करता। मैं वाखान कॉरिडोर से लेके जी दरियाए सिंध को खारो चांद तक, जहाँ खाबू खोबर क्रीक में दरियाए सिंध जाके गिरता है, मैंने दोनों इतराफ को अच्छी तरह देखा है। जी जी कोई वहाँ जो, देखे जो गिलगित बल्तिस्तान में अभी हो रहा है, वो हाँ है ज्योग्राफी चेंजिंग। वो हम्म, तो क्लाइमेट चेंज की ज्योग्राफी चेंजिंग है, वो सारे नॉर्थ में होगी, इंडिया में भी होगी, इधर भी होगी, कश्मीर में भी होगी। लेकिन ये कहना कि सवात रिवर जो है, वो अब लोगों ने जो है वो सवात रिवर के अंदर लोगों ने बनाया है। आप स्टेटमेंट्स अभी के जो देखें इनके, मुसद्दिक मलिक के, तो वो कह रहे हैं कि जी इन्फ्लुएंशियल लोग जो है फिर से बना लेते हैं। बिल्कुल बना ये लेते एक ट्रेंड है। हैं। जब अताबाद झील बना था, तो हाँ पहले तो ये देखना था कि वो झील तो 2010 से पहले था ही नहीं। नहीं था। जब वो बना तो इट वाज अ वार्निंग फ्रॉम नेचर के भाई ज्योग्राफी चेंज हो रही है। लोगों ने उससे सीखने के बजाय उसमें उसके फार्म हाउसेस बना दिए। उसके इर्द गिर्द होटल्स बनाए और उसका सारा गंद उसके अंदर डाल दिया, और मैं देख के आया हूँ कि नीला पानी जो है वो खराब हो रहा है उसका जो। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है। ये जो इलीट है, हम्म, पाकिस्तान की जो इलीट है, जो ड्यूअल नेशनल है, ये उनकी डेवलपमेंट क्लींजिंग है। ये डेवलपमेंट करते हैं बर्बाद तबाह करके हमें, रहते कहीं और हैं और लॉयल कहीं और हैं, और वो इस मुल्क को डुबो के मार के तबाह करके फिर जाएंगे। अभी आप देखना कि जो एग्रीकल्चर का या इकोनॉमी की सिचुएशन खड़ी होगी 6 महीने के बाद पंजाब की, आप इससे 5 सालों में निकल नहीं सकोगे। आसन 5 सालों में। इकबाल आसन इकबाल तो कह रहा है कि हम कोई 30 साल पीछे चले गए इस फ्लड की वजह से। तो ऐसा इकबाल तो अनिल कपूर है, वो तो जो कहे वो कहे, लेकिन मैं जो आपको मेरे अंदाजे मौजूद बता रहा हूं कि अगर इनमें अच्छी तरह मैनेज कर लिया इन्होंने, हम्म तो 5 साल से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। पंजाब को सिर्फ यह है कि नेक्स्ट क्रॉप खराब होगा, ये क्रॉप खराब होगा, और अल्लाह रहम करे और फ्लड ना आए, तो आप निकल आओगे। लेकिन अगर एहसान इकबाल साहब को इल्हाम हो गया है कि अभी 4-5 और इस तरह के सैलाब आएंगे, तो 2030 भी नहीं, 2060 तक भी पंजाब पीछे जा सकता है। अच्छा, लेकिन आप जब कहते हैं, एक आपका जुमला था जो मुझे बड़ा वो हांट कर रहा है। आपने कहा कि सारे दरिया जो हैं वो अपनी जगह वापस लेंगे क्योंकि अब फैसला हो चुका है। वो कौन सा फैसला हो चुका है कि वापस, यानी कि फ्लड उसी तरह आते जाते रहेंगे? ये तो काफी सालों के बाद आया। नहीं, अब मैं कोई इल्हाम मुझे नहीं हुआ कि मैंने कहा कि दरिया ने मुझे ईमेल भेजा हो कि यार हम फैसला कर चुके हैं, नहीं। हाँ मैं पैटर्न देखता आया हूं 2010 से। अच्छा 2010 में पाकिस्तान का 1/3 लैंड मास पानी में था। हम्म 2022, मतलब एग्जैक्ट 10 साल के बाद, 10 साल 12 साल के बाद, पाकिस्तान का 2/3 लैंड मास पानी में था। इस दफा 2022 के बाद, इस दफा हम सिर्फ 5 सालों में या 4 सालों में हम ये देख रहे हैं जो आप देख रहे हो। मेरे ख्याल, आपके ख्याल में पंजाब का कितना लैंड मास पानी में होगा? मेरा ख्याल 50% पंजाब होगा। का 2/3 है इस वक्त। 2/3 है ना? हम्म तो अब आप अंदाजा करो कि, तो ये क्या है? अगर ये पैटर्न है, अगर हम प्रोजेक्शन करें, हम्म तो नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या होगा? हाँ, मैं तो समझता हूँ कि ये सवाए जेहलम के और ये बचा है अगर कोई इलाका, तो वो सिर्फ पुठवार रीजन बची है। बाकी सारा नहीं पंजाब जो है, चिनाब नहीं, की, वो भी नहीं बचेगा। चिनाब और नीचे आप देखें रावी और झेलम नीचे का सतलुज। हाँ झेलम का हम्म झेलम इसलिए बच गया है कि झेलम का स्पिल ओवर ज्यादा हुआ है अपस्ट्रीम में, हम्म जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आई हैं, जिसकी वजह से झीलें बनी हैं, नए जो है वो नाले बने हैं गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, दोनों कश्मीर में, पंजाब, इंडिया वाले में भी और हमारे वाले में भी। तो ये जो है वो यहाँ पे भी यही हुआ है। मतलब कि झेलम में जो है वो पानी चूंकि स्पिल ओवर हो गया, तो पानी कम आया। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि वो अगर ना होता, तो झेलम भी यही हाल करता। हाँ, क्योंकि क्योंकि जेलम की जो बैंक्स हैं, अगर उधर से भी पानी आ जाता तो फिर तो ये जो दरिया चनाब और जेलम के दरमियान वाला पार्ट है वो सारा पानी, वो 2/3 की बजाय फिर 100% पानी होता पंजाब में। अच्छा खैर, ये एक बड़ा एक गंभीर और बड़ी ट्रेजिक पिक्चर है इस वक्त जो हम देख रहे हैं पूरे पंजाब में। और अल्लाह करे कि सिंध में ये पानी जो सारा इकट्ठा होके जाएगा अब डाउन स्ट्रीम में, तो वहां कोई इतने नुकसानात ना करे। लेकिन लोहार साहब, आप ये बताएं कि हम इस क्राइसिस सिचुएशन से जिस तरीके से निकलना है, वो तो ये जो हमारी इंतजामिया है उसके
जरिए ही होगा, हुकूमतों के जरिए ही होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान भर के जो प्रोफेशनल्स हैं आपकी तरह, मैंने देखा है कि पंजाबी जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, वो भी आप जैसी बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे लोग भी कुछ बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री भी कुछ बातें कर रही है। ये जो एक नया चैलेंज आ गया है हमारे क्लाइमेट चेंज का, इस पर एक नेशनल एजेंडा बनना चाहिए, और एक बड़े पैमाने पे हमें इंतजामी तब्दीलियां करने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो बाबू हैं उनकी जगह पे इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स जो हैं उनको फैसला साजी में शामिल होना चाहिए। तो इसके लिए कोई एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है, मेरा ख्याल है। तो इसकी तरफ कोई बढ़ने का आप कोई, आपके जो कलीग्स हैं मिल के कुछ सोच रहे हैं कि किसी तरह से कोई गाइडलाइन बनाई जाए? आ, होना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे एक नेशनल टास्क फोर्स डेवलप किया है, टास्क फोर्स, हम्म। बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साथ। हम्म। क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक ज़राई मुल्क हैं। हम्म। अब पंजाब हमारी जो है ब्रेड बास्केट है, हम्म। और वो अगर हमारा फूड क्राइसिस हो जाता है तो यार हम गरीब मुल्क हैं, हम तो एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इसमें होनी चाहिए, लेकिन ये कि वो जिस तरह की पाकिस्तान का ट्रेंड है उसमें भी वही अफलातून आ जाएंगे जो पहले आते रहे। तो हम आप तो वैसे ही बाहर होंगे, तो बेहतर है कि हम बाहर ही रहें, और जो सोशल मीडिया के जरिए से या जो जो प्रोफेशनल बातें हैं वो हम करते रहें और वो फॉलो करें। बाकी मैं एक नुक्ता आपको पंजाब के दोस्तों को बताऊंगा कि एहसन इकबाल को और मरियम नवाज को कहें कि हेलीकॉप्टर में आए और उन 3 अजला में सिंध में आए जहां से पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान या सपत सिंधु का पानी जाता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो पानी अभी वहां आपको डुबो रहा है, इसके जाने के सिर्फ 3 अजला हैं। और बल्कि 3 अजला भी नहीं, 8 जो है वो तहसीलें हैं। 2 बदीन की, 2 सुजावल की, और 3 सुजावल की और 3 ठट्टा की। पूरे हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का पानी जो है समंदर में जाता है, वो यहां से जाता है। तो जितना आप अपस्ट्रीम की बात करना आपके लिए जरूरी है, उतना आपके लिए डेल्टा का रास्ता खोलना जरूरी है। आपने नेशनल फंड बनाना है कि आपके रास्ते खुले रहें सिंध के। क्योंकि अगर आप, मैं आपको मिसाल करता हूं, जब मोदी गवर्नमेंट ने अचानक तीनों डैम खोले, जिसकी वजह से ये आया है ना, तीनों डैम एक ही वक्त खोल दिया ना, वो उन्होंने पानी रोका। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट के हम इस दफा पानी रोकेंगे। जब उनको वार्न किया गया कि भाई पानी तो जो है वो तो अब तो डैम भी तोड़ेगा और तो हमें डुबोगा, तो लास्ट मिनट पे इन्होंने जो है तीनों जो इनके डैम्स हैं वो खोले, जिसकी वजह से अचानक हर जगह पानी आ गया। अगर आप मोदी साहब को कहें कि जी मोदी साहब हम आपका पानी आने नहीं देंगे, तो हिंदुस्तान में क्या होगा? हाँ, लेकिन वो कैसे रोक, हम कैसे रोक सकेंगे? और देखें, हाँ। एक होता है डैम, डैम तो रिजर्वायर है ना। हम्म। अगर आप हिंदुस्तान को और मोदी साहब को सबक सिखाना चाहते हैं तो मैं एक हम्बल आपको सजेशन बताऊं। उनसे कहें कि जी हम सारे सारे दरियाओं में आईनी दीवारें खड़ी कर देंगे, हम्म। हम्म। स्टील वॉल्स, हम्म। और पानी नहीं आएगा। हम्म। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक नहीं आएगा। तब हाँ। तक तो आप तब तक तो आप तब हो चुके। क्यों? इसलिए कि जो दरिया उधर से आते हैं उनके अलावा ब्रह्मपुत्र और गंगा और दरिया, मैं ये दरिया, उसके अलावा 3 4 और किशन गंगा है, 3 4 और छोटी छोटी दरियाएं वो भी बहते हैं। तो हिंदुस्तान तो, ये तो 2/3 हम डूब रहे हैं ना। हिंदुस्तान तो पूरा उनका प्राइम लैंड जो है वो डूब जाएगा। और यही चीज अगर सिंधी करें कि कहें कि जी आपका हम पानी बंद कर देते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके हम आईनी दीवार खड़ी कर देते हैं, ये मैं वो नहीं कर रहा, ये मैं आपको डायनामिक समझा रहा हूं। हम्म। तो आप क्या करोगे? पंजाब के लोग, आप कहते हो ना कि पंजाब का दरिया है, पंजाब का पानी है, ये नीचे जो लोअर राइपेरियन है इनका क्या रोल, क्या वो है? इसलिए है कि मिलियंस ऑफ ईयर से लोअर राइपेरियन ये सारा एब्जॉर्ब करते रहे। और ये अगर एब्जॉर्ब न करें, 3 डिस्ट्रिक्ट सिंध के अगर आपका पानी एब्जॉर्ब न करें, तो आप अपस्ट्रीम में डूब के मर जाएंगे। लेकिन वहां ये जाके क्या करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट या ये लोग क्या करें? आके 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 सिंध गवर्नमेंट से मिलें, उनसे कहें कि भाई ये हमारे रास्ते खोलो,
और ये नेशनल फंड डेवलप करो, एक नेशनल फंड डेवलप, इंडस डेल्टा नेशनल फंड फंड बनना चाहिए, जिसमें सारे सूबे जो हैं वो अपने उसमें कंट्रीब्यूट करें कि रास्ते खुले, क्योंकि बलूचिस्तान का भी पानी इधर से जाता है। नहीं, लेकिन ये तो सिंध गवर्नमेंट की अपनी ड्यूटी नहीं है कि उनको उनको उन रास्तों को खोले। अगर किसी की क्या ड्यूटी है, तो मैं और आप ये जूम पे क्या कर रहे हैं? अगर ये काम एहसान इकबाल को मुझे बताना है हाँ। और आपने सिंध गवर्नमेंट को बताना है, तो मतलब फिर हमारा ये जूम करने का तो मतलब ही नहीं है ना। अगर हम्म। इतनी समझ इनमें होती हम्म। तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं बातें? हाँ, ये तो ठीक। हम वो टेक्निकल इनोवेटिव सॉल्यूशंस बता रहे हैं ना, कि हम्म। कोई भी लोअर राइपेरियन जो है अपर राइपेरियन का अगर पानी रोक दे फॉर वन अदर रीजन, हम्म। टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हाँ। डूब जाएंगे। हम्म। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि ये जो थ्योरी है कि सतलुज में भी और रावी में, और ये जो तबाही मची है, 2/3 पंजाब डूब गया है, ये शायद अगर पिछले सालों का रवैया होता सिंध गवर्नमेंट का, तो सॉरी, इंडिया गवर्नमेंट का, तो शायद ये इतना मुल्क ना डूबता। इसके पीछे एक सियासत को कहानी बनाया जाता है आमतौर पे। तो आप ये समझते इसके हैं लिए कि। इसके लिए एक लफ्ज यूज करते हैं, आबी जारहियत। जी जी। कौन सी आबी जारहियत यार? डेटा देख लो, हम्म। क्लाइमेट की डेटा देख लो, हम्म। कि अप स्ट्रीम इंडिया में बारिश कितनी हुई है, हाँ। बांग्लादेश में कितनी हुई है, हम्म। बांग्लादेश से नेपाल में कितनी हुई है। हम्म। ये हिमालयन कंट्री है, इंडस वैली कंट्री है, वहां ब्रह्मपुत्र और गैंजेस की वैली है। हम्म। तो ये इस तरह की बात करना सवाए नॉनसेंस के कुछ नहीं है, कोई गैरत वैरत नहीं है। हिंदुस्तान अगर पानी 1 घंटा भी मजीद रोकता तो मुकम्मल तौर पे डूब जाता। अच्छा, लेकिन अगला सवाल ये है कि अब ये जो ये जो ये जो हम जिस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, आपका ये ख्याल है कि इस क्लाइमेट चेंज की ये वार्निंग है कि पंजाब को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आने वाले सालों में भी इसी तरह पानी आएगा? आप ये समझते हैं? जो देखें, ये कोई कोई कह नहीं सकता ऐसा। क्लाइमेट चेंज का जमाना है। यू नेवर नो कि एक्सट्रीम डाउट का 10 साल का स्पेल आ जाए, तो हाँ। यू नेवर नो। हाँ। लेकिन यह भी हो सकता है कि जो पैटर्न है हम्म। 2010 का, 2022 का, फिर 2025 का, फिर आगे चल के कमिंग ईयर्स का, अगर इस तरह है तो फिर तो ये बढ़ेगा। मेरी पर्सनल राय यह है कि बढ़ेगा। अच्छा, आपने एक नुक्ता ये भी पेश किया था कि हमने डेल्टा के इलाकों में जो आपने मैंग्रोव्स और दूसरी चीजें लगाई हैं, आपको मैं वो देख रहा था, पीलू के जो दरख्त थे उनकी आप देखभाल कर रहे थे, लोग जिस तरह से वो उसको तोड़ रहे थे, उस जंगल को, वहां से जड़ें उखाड़ रहे थे, और आपको बड़ी उस पर तकलीफ भी हुई। लेकिन आपने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान को ग्रीन कर सकते हैं। वो क्या फार्मूला है आपका? वो फार्मूला एक पॉडकास्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन सोल्यूशन हमारे पास है। एक दो जुमले तो बता दें आखिर। जहां पानी आता है वहां जमीन जरखेज कर दी जा सकती है, वहां जंगल लग सकते हैं। जी। और पानी जहां नहीं भी आता जी जी जी। और वहां बारिश होती है और बारिश ज्यादा हो रही है, वहां पे भी आप जरखेजी कर सकते हैं बगैर रेगुलर पानी के। जी जी। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत एनलाइट किया, चीज़ों को समझने में कुछ मदद दी, और कुछ सवाल थे जो मेरे जैसे लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, वो आपसे पूछे। आप के साथ फिर भी किसी वक्त बात होगी इंशाल्लाह। बहुत जरूर। शुक्रिया।